हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज फिर से हम एक नया सेशन लेके आए हैं अपने कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अब तक हमने 2014 से लेकर 2018 के सारे पैसेजेस कवर किए और आज हम शुरू करने वाले हैं 2019 का पहला पार्ट। सो आज हम 4 कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस करेंगे, बहुत अच्छे, और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी समझने में, सीखने में कि कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम अपने पैसेजेस को सॉल्व करते हैं और अपने आंसर्स तक पहुंचते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से ये सारी पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। एंड बिफोर वी गो एनी फर्दर, आई हैव द बेस्ट थिंग अवेलेबल फॉर यू। हमने कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक आपके लिए लेके आए हैं हम, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपीज़, कोई इसका चार्ज नहीं है। इस कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के अंदर सब कुछ है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रैटेजी टू सोर्सेज, एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर सी सेट पार्ट। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, और सब कुछ जो आपको चाहिए इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, वो इस बुक में आपको मिल जाएगा। सो गो डाउनलोड दिस बुक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं अपना आज के पैसेजेस, जिसमें हमें अपने वन बाय वन हम पैसेजेस सॉल्व करके देखेंगे और हमें बताने कि यहाँ पे क्या आंसर हमें मिलेगा। तो पहला पैसेज है हमारे पास, हमें अजम्पशन दी हुई है 3 और हमें ढूंढना है कि इसमें सही अजम्पशन क्या है। तो पैसेज पढ़ते हैं। सॉयल, मिट्टी की बात करें, पहली लाइन जैसे मैंने बताया कि हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। सॉयल, मिट्टी की बात कर रहा है, सॉयल इन विच नियरली ऑल आर फूड ग्रोज, जिसमें लगभग हमारा सारा खाना उगता है, इज अ लिविंग रिसोर्स दैट टेक्स ईयर्स टू फॉर्म। ये एक ऐसा जीता जागता रिसोर्स है जिसको सालों लगते हैं बनने में। ठीक है, मिट्टी को बनने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं। येट इट कैन वैनिश इट इन मिनट्स, मतलब कि ये उड़ जाती है सेकंडों में। ठीक है, ईच ईयर 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट टू इरोजन, कि हर साल 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल जो है ना, उपजाऊ जमीन जो है, वो सॉइल इरोजन की वजह से खराब हो जाती है, उड़ जाती है। दैट इज अलार्मिंग, ये चिंता का विषय है। एंड नॉट जस्ट फॉर द नॉट जस्ट फॉर द फूड प्रोड्यूसर्स, सिर्फ ये किसानों के लिए नहीं है चिंता का विषय, सभी के लिए है। सॉइल कैन ट्रैप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। और इससे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करती है, ट्रैप करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और उससे हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एंड इट इज़ it is tragic, or it is, you can say, alarming that we are losing soil at a very fast pace because we are not creating it at the same pace. तो ये है इस पूरे पैसेज का जो क्रक्स है। अब assumption पढ़ते हैं हम अपनी। पहला ऑप्शन है अपने पास, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी। आई एम सॉरी गाइस। तो वो क्या कह रहे हैं, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में जो फूड इनसिक्योरिटी फैली हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न है सॉइल इरोजन। कहीं पे फूड सिक्योरिटी की बात नहीं हुई है। उसने कहा है कि जो वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी फैली हुई है, ऐसा कहीं बात नहीं हुई है पैसेज में। सेकंड, सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक, कि सॉइल इरोजन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब वो आदमियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक इज समथिंग विच इज डन बाय ह्यूमन बींग्स। तो वो यही कह रहा है कि इट्स अ लिविंग रिसोर्स और हम इट कैन वैनिश इट इन मिनट्स। हर साल 75 बिलियन टन्स खराब हो रहा है इरोजन में। तो सॉइल इरोजन आदमी की वजह से ही होता है, थोड़ा बहुत नेचुरल कॉजेज से होता है, बट मोस्ट ऑफ इट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। सो आई थिंक ये सही है। एंड थर्ड, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल्स हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। यस, उसने ये भी बिल्कुल ठीक बोला कि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल्स है, कि अगर उसको सस्टेनेबली मैनेज किया जाए तो वो क्लाइमेट चेंज से भी फाइट करने में हेल्प करता है। जो उसने लास्ट लाइन में बोला है, इट कैन ट्रैप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो रोकता भी है अपने अंदर, ताकि वो कार्बन एमिशन ना हो। राइट, तो आई थिंक सेकंड एंड थर्ड आर द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आर द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं गाइस। फिर से हमें 3 अजम्पशन दिए हैं और हमें ढूंढना बताना है कि कौन से अजम्पशन सही है या गलत है। चलो, तो पहले पैसेज पढ़ते हैं गाइस। इनइक्वालिटी इज विजिबल। इनइक्वालिटी मतलब जब समानता नहीं है, तो वो क्या कह रहा है, इनइक्वालिटी दिखती है। इनइक्वालिटी इज विजिबल इवन स्टेटिस्टिकली मेजरेबल इन मेनी इंस्टेंसेज। और वो स्टेटिस्टिकली मतलब न्यूमेरिकली डेटा के बेसिस पे उसको मेजर भी किया जा सकता है बहुत जगह पे। तो इनइक्वालिटी इज विजिबल even statistically measurable in many instances, but the economic power that drives it is invisible and not measurable. Like the force of gravity, power is the organizing principle of inequality, be it of income, be it of wealth, जेंडर, रेस, रिलीजन और रीजन। तो क्या करेंगे, पावर एक कारण है जिससे इनइक्वालिटी होती है। उसने शुरू से क्या कहा, इनइक्वालिटी दिखती है लोगों में, ठीक है, गरीब अमीर गरीब का फर्क, ऊंची नीची जाति का फर्क दिखता है, और कई जगह तो स्टेटिस्टिकली मेजर भी किया जा सकता है। बट जो इकोनॉमिक पावर है इसके पीछे, पैसे की जो पावर है, वो इनविजिबल होती है और उसको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे ग्रेविटी का एक फोर्स है, पावर इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। जो पावर है, जो शक्ति है, ताकत है, ठीक है, लोगों में, ठीक है, अब वो इनइक्वालिटी लाती है, चाहे वो पैसे की ताकत है या जेंडर की है, रेस की है, रिलीजन की है या रीजन की है। इट्स इफेक्ट्स आर सीन इन अ परवेसिव मैनर, ठीक है, इन ऑल स्फीयर्स, के इसके प्रभाव सारी दुनिया में दिखते हैं, मतलब हर समाज में दिखते हैं। बट द वेज इन विच इकोनॉमिक पावर पुल्स एंड टिल्ट्स विजिबल इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिमेन इनविजिबली ऑब्सक्योर, ठीक है, कि लेकिन वो क्या करे, जो इकोनॉमिक पावर से जो लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को साफ दिखाई नहीं दिखता कि पावर का गलत इस्तेमाल कैसे होता है, इकोनॉमिक पावर का। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी। देखो यही उसने बोला कि क्या सिर्फ इनइक्वालिटी ही एक रीजन है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को हमेशा हम एलिमिनेट करते हैं गाइस। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इनकम, वेल्थ एटसेट्रा रीइंफोर्सेस पावर। वो क्या करेंगे, इनइक्वालिटी से पावर रीइंफोर्स होती है, इनइक्वालिटी होने से पावर बढ़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उसने उल्टा बोला है कि इकोनॉमिक पावर ड्राइव्स, जो बेसिकली इनइक्वालिटी को, यहाँ पे देखो इसमें बोला, बट द इकोनॉमिक पावर दैट ड्राइव्स इनइक्वालिटी इज इनविजिबल एंड नॉट मेजरेबल। तो इनइक्वालिटी रीइंफोर्सेस पावर, ये कहीं नहीं कहा पावर रीइंफोर्सेस इनइक्वालिटी है, ये बात ठीक है। और थर्ड था, इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स इफेक्ट्स देन बाय डायरेक्ट एम्पिरिकल मेथड्स। यस, कि इकोनॉमिक पावर को इसके प्रभावों से देखा जा समझा जा सकता है रादर देन इसके एम्पेरिकल मेथड से। तो आई थिंक थर्ड सही ऑप्शन था एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। फर्स्ट क्योंकि एक्सट्रीम ऑप्शन था, और फर्स्ट देखो बाकी तीनों ऑप्शन में था, आप यहाँ से भी ढूंढ सकते थे अपना आंसर। ये देखो इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है और इसमें भी फर्स्ट है, और फर्स्ट तो बिल्कुल साफ गलत है। तो यहीं से आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और आपको अपना आंसर मिल जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, एक इन्फ्रेंस हमें ढूंढना है पैसेज में से, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। चलो तो पैसेज पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली बेनिफिट सम प्लांट्स बाय लेंथनिंग ग्रोइंग सीजन्स एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्लाइमेट चेंज वो कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज से हो सकता है कि कुछ प्लांट्स को फ़ायदा भी मिले, क्योंकि उससे ग्रोइंग सीजन लंबे हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज होगा तो, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी तो ऑब्वियसली प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि प्लांट्स किस पे डिपेंड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पे। वो ऑक्सीजन देते हैं लेकिन लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, राइट। तो क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली बेनिफिट सम प्लांट्स बाय लेंथनिंग ग्रोइंग सीजन्स एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, येट अदर इफेक्ट्स ऑफ अ वार्मर वर्ल्ड, ठीक है, और क्या प्रभाव होंगे, येट अदर वर्ल्ड इफेक्ट्स ऑफ अ वार्मर वर्ल्ड सच एज मोर पेस्ट्स, ठीक है, ज़्यादा कीड़े, ड्रॉट, सूखा एंड फ्लडिंग विल बी लेस बिनाइन। लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है दुनिया पर। सो हाउ विल द वर्ल्ड अडेप्ट, तो सवाल उसने पूछा कि दुनिया कैसे अब अडेप्ट करेगी, ठीक है। रिसर्चर्स प्रोजेक्ट दैट बाय 2050, 2050 तक सूटेबल क्रॉप लैंड्स ऑफ फॉर 4 कमोडिटीज़, जो कि है मेज, पटैटोज, राइस एंड वीट, विल शिफ्ट। उसने क्या बोला कि 2050 तक जो सूटेबल क्रॉप लैंड्स हैं इन कमोडिटीज़ के लिए, मेज, पोटैटोज, राइस एंड वीट, जो मेजर कमोडिटीज़ हैं फूड की, ये शिफ्ट हो जाएंगी, इनके मतलब जो उगाने के एरियाज हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। इन सम केसेस पुशिंग फार्मर्स टू प्लांट न्यू क्रॉप्स, जिसकी वजह से किसानों को नई क्रॉप्स भी उगानी पड़ सकती हैं, मजबूर हो सकते हैं वो नई क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है। सम फार्मलैंड्स में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग, कि कुछ फार्मलैंड्स को फ़ायदा हो सकता है, बट अदर्स वोंट, लेकिन दूसरों को नहीं होगा। क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट यील्ड्स, सिर्फ क्लाइमेट से पैदावार नहीं डिक्टेट की जाती, मतलब उससे डिसाइड नहीं होती।
पॉलिटिकल शिफ्ट्स जो होते हैं, ग्लोबल डिमांड जो होती है, एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं विल इन्फ्लुएंस हाउ फार्म्स विल फेयर इन द फ्यूचर। तो उसने बोला है कि क्लाइमेट सिर्फ अकेले क्लाइमेट से ही नहीं, पॉलिटिकल चेंज, ग्लोबल डिमांड और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे भी डिपेंड करेगा कि आगे हमारी खेती बाड़ी का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो क्या इन्फ्लुएंस दिया है उसने, देखते हैं गाइस। फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन इन फ्यूचर। मॉडर्नाइज कर लें जो अपने फील्ड मेथड्स को, और डाइवर्सिफाई कर लें अपने फील्ड्स को, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोलिए। क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी। क्रॉप डाइवर्सिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, वो क्रॉप ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, तो ये गलत है। शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉपलैंड्स विल लीड टू अ ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड दस एन इंक्रीज इन ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ उसने, कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ। और फोर्थ, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर। क्लाइमेट चेंज से ही सारी इकोनॉमी डिपेंड, एग्रीकल्चर इकोनॉमी डिपेंड होगी नहीं। उसने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल डिमांड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करेगी, तो ये सब गलत है। सही आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स, कि जो अपने मेथड्स को मॉडर्नाइज कर लेंगे और डाइवर्सिफाई कर लेंगे अपने फील्ड्स को, वही आगे चल के फ्यूचर में इन प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे। ये है सही इस पैसेज का अजम्पशन, ठीक है। और चलो गाइस नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, फिर से हमें एक इन्फ्रेंस ढूंढना है, तो देखते हैं इस पैसेज में क्या दिया हुआ है। अ बैट्स विंग्स मे लुक लाइक अ शीट ऑफ स्किन। बैट यहाँ पे चमगादड़ की बात कर रहा है वो, आई थिंक, कि एक चमगादड़ के विंग्स जो हैं वो बेशक शीट ऑफ स्किन, पतली सी स्किन की तरह लगते हैं वो। अ बैट विंग्स मे लुक लाइक शीट्स ऑफ स्किन बट अंडरनीथ अ बैट हैज सेम 5 फिंगर्स एज एन ओरंगुटान और अ ह्यूमन। बड़ी अजीब सी बात है कि भाई चमगादड़ के बेशक वो जो उसके पंख है उसमें वो बिल्कुल पतली सी स्किन के शीट जैसे लगती हैं, लेकिन आप उसके नीचे उसके भी 5 उंगलियां होती हैं चमगादड़ के भी, जैसे ओरंगुटान के या आदमी की होती हैं। एज वेल एज अ रिस्ट कनेक्टेड टू द सेम क्लस्टर ऑफ रिस्ट बोन्स। जब वो रिस्ट भी होती है जो कि रिस्ट बोन से कनेक्ट करती है, कनेक्टेड टू द सेम लॉन्ग बोन्स ऑफ द आर्म। और हाथ की जो लंबी बोन है वो भी वैसी ही होती हैं जैसे इंसानों में होती हैं। तो बहुत सिमिलैरिटी दिख रही है अलग अलग चीज़ों में। बैट जो कि एक पक्षी टाइप है, ठीक है, ओरंगुटान जो एक जानवर है, ह्यूमन बीइंग जो एक एनिमल है, मैमल है। तो तीनों में एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि तीनों में सेम बोन स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये कह रहा अभी तक वो, व्हाट कैन बी मोर क्यूरियस देन दैट द हैंड ऑफ अ मैन फॉर्म्ड फॉर ग्रास्पिंग, पकड़ने के लिए जो हाथ बना है, देन अ मोल फॉर डिगिंग, मोल जो होता है जो खोदता है मिट्टी को, उसके लिए, द लेग ऑफ अ हॉर्स, घोड़े के पैर, द पैडल ऑफ पोर्पोइज, ठीक है, पोर्पोइज जो समुद्र में होता है एक जानवर, उसके पैडल मतलब उसके पैर, एंड द विंग ऑफ अ बैट शुड ऑल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम पैटर्न। तो सोचने वाली क्यूरियस बात क्या है कि इन अलग अलग तरह के जानवरों के, ठीक है, मोल, हॉर्स, पोर्पोइज, बैट या ह्यूमन बीइंग के जो बोन स्ट्रक्चर हैं वो सेम पैटर्न पे कैसे बने हुए हैं। अब इसका जवाब क्या बनता है कि कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से, आई थिंक। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब देखते हैं उसने क्या इन्फ्लुएंस दिया। डिफरेंट स्पीशीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि किस तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। लिम्स बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि अलग तरह से लिम्स जो यूज कर रहे हैं वो अलग अलग जानवर, ये एग्जांपल है बायोडाइवर्सिटी का नहीं, ठीक है, वो तो एवोल्यूशन का वो है। मैन एंड द अफोरमेंशन्ड एनिमल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स इज एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंस इन एवोल्यूशन, हो सकता है। मैन एंड द aforementioned animals have a shared evolutionary history, yes that is the right in inference, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है गाइस, अलग अलग हर प्रजाति के जानवर जंतु एक जगह पे रहें, लेकिन बायोडाइवर्सिटी इज नॉट द राइट आंसर है, ठीक है। और उसने बोला कोइंसिडेंस नहीं है एवोल्यूशन में, कि भाई ये हो सकता है कि मात्र एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन वो क्या कह रहा है कि लेकिन जो इन सब में चीज़ें सेम कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं, दैट शोज दैट दे हैव अ शेयर्ड एवोल्यूशन हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि धीरे धीरे जब जानवर इवॉल्व हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं एक ही तरह से इवॉल्व हुए, मतलब एक ही स्पीशीज से उपजे हैं, फिर वो धीरे धीरे अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग यूजेज में उसको पहुंचाया है उन्होंने। तो आई थिंक दैट इज द राइट इन्फ्रेंस के मैन एंड दीज एनिमल्स हैव अ शेयर्ड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशन में हम कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री सेम रही है। तो इस तरह से पैसेजेस को ऑप्शंस एलिमिनेट करके सॉल्व किया जाता है गाइस, एंड आई होप ये आपकी भी हेल्प करेगा आपके अंडरस्टैंडिंग में। तो अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है, यू कैन जॉइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें हम just under 100 hours we are preparing you for your UPSC CSAT part, ठीक है। everything from quants,
इंग्लिश एंड रीजनिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। इनमें आपको डे 1 पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। फिर एक अलग से टेस्ट सीरीज है जिसमें पहले सेक्शनल टेस्ट हैं और फिर फुल लेंथ टेस्ट भी है आपके प्रैक्टिस के लिए। वीकली लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं आपके डाउट्स के लिए, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी होंगी इसमें जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो अगर आपको हमारे कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो इस पर बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए और एक बार देखिए और आपको कितना फ़ायदा मिलेगा आप खुद ही उसमें चेक कर सकते हो। तो इफ़ यू आर ए मेंबर ऑफ, इफ़ यू आर ए सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर peers. You know, somebody might need it out there. So thank you so much once again guys. I'll see you again next week with more passages from the year 2019, और ऐसे करते करते एग्जाम से पहले हम सारे प्रीवियस ईयर पैसेजेस कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम डे वाले दिन हेल्प हो पाए। ठीक है, तो अगर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, दैट इज 8146207241, या फिर आप हमें एक ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं एट दिस एड्रेस hello@edutap.co.in। ये हमारा ईमेल आईडी है edutap, hello@edutap.co.in। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल फॉर योर फीडबैक। ठीक है, तो गाइस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन, यूज़फुल था, हेल्पफुल था या नहीं था, और आपको इन सेशन से बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर कोई फीडबैक है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगैन, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एंडेवर्स अहेड एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।